सुमित अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता था और वहीं के एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। सुमित, सुना तुमने? वे जो नई बीमारी आई है, क्या नाम है उसका? हाँ, वो कोरोना। उसकी वजह से देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मैंने अभी अभी न्यूज में खबर सुनी। अरे सीमा, परेशान क्यों होती हो? अच्छा तो है, घर में रहेंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे। वह सब तो ठीक है, लेकिन अगर लोग काम पर नहीं जाएंगे तो पैसे कहां से आएंगे? कैसे होगा सब कुछ? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओफो, तुम तो बेकार में परेशान होती हो। बस थोड़े दिनों की बात है, सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। समय बीतता है। सुमित की कंपनी वर्क फ्रॉम होम काम करना शुरू कर देती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुमित अपनी सेविंग से घरेलू जरूरतें पूरी कर रहा था, क्योंकि कंपनी ने सभी एम्प्लॉयज की सैलरी हाफ कर दी थी और इस वजह से सुमित की सारी सैलरी कार की ईएमआई और घर का किराया देने में ही निकल जा रही थी। ऐसा कब तक चलेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ हमारी सारी सेविंग खत्म होते जा रही है और दूसरी तरफ तुम्हारी कंपनी वाले भी कमाल कर रहे हैं। अरे सीमा, तुम क्यों परेशान होती हो? एक मेरी ही कंपनी थोड़े ना हाफ सैलरी दे रही है। बाकी की प्राइवेट कंपनियां भी ऐसा ही कर रही हैं। तुम्हें पता है, बाकी की कंपनियां तो अपने कितने ही कर्मचारियों को काम से निकाल भी चुकी हैं। कम से कम हमारी कंपनी ऐसा तो नहीं कर रही। सुमित सीमा को समझा ही रहा था कि उसके मेल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर सुमित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। सुमित की ऐसी हालत देख सीमा परेशान हो जाती है। क्या हुआ सुमित? कोई बुरी खबर है क्या? क्या हुआ? क्या हमारे किसी रिश्तेदार को कोरोना हो गया है? बताओ ना, क्या हुआ? क्या बताऊं सीमा, कंपनी वालों का मेल आया था। बाकी की कंपनियों की तरह ही वो भी कल एक लिस्ट जारी करेंगे, जिसमें उन कर्मचारियों के नाम होंगे जिन्हें जॉब से निकाला जा रहा है। कंपनी के अनुसार कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए वे ऐसे कर्मचारियों को जॉब से निकाल रही है जिनकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। सुमित की परेशानी देखकर उनकी 15 साल की बेटी नीरू कहती है, पापा परेशान मत होइए, अभी तो लिस्ट आनी बाकी है ना। अभी से क्यों परेशान होना? जरूरी थोड़ी नहीं कि उस लिस्ट में आपका भी नाम हो। बेटा नीरू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन बेटा परेशानी की बात तो है ना। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी पढ़ाई, घर का खर्च, कार की ईएमआई, सब कैसे मैनेज होगा? तब की तब देखेंगे, अभी परेशान मत हो। जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे, पर तुम यूं निराश मत हो सुमित। सुमित को पत्नी और बेटी की बातों से थोड़ा सा साहस मिलता है और वह शांत हो जाता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही कंपनी वाले लिस्ट जारी करते हैं, उसे देखकर सुमित की सांसें रुक जाती हैं और वह ना चाहते हुए भी फूट फूट कर रोने लगता है। देखो सीमा, मेरा डर सही हो गया। लिस्ट में मेरा भी नाम है। अब मैं क्या करूंगा? कैसे ये सब मैनेज करूंगा? सुमित अभी परेशान ही था, तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, कौन? मैं रिकवरी एजेंट बात कर रही हूँ सुमित जी। आपने इस मंथ की ईएमआई जमा नहीं की है। अगले आधे घंटे के अंदर ईएमआई जमा करें, नहीं तो बहुत जल्दी कंपनी का बंदा आपके घर आएगा और फिर आगे पता है आपको क्या होगा। और हाँ, जब तक आप ईएमआई जमा नहीं करेंगे, मैं आपको फोन पर रिमाइंड कराती रहूंगी। मैम, आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने सारी किस्तें बिल्कुल समय पर जमा की हैं। आप मुझे बस कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं पैसों की व्यवस्था करता हूँ। सुमित के गिड़गिड़ाने का असर उस रिकवरी एजेंट पर नहीं हुआ। वह हर 5 मिनट पर सुमित को कॉल करती है और उल्टा सीधा बोलती रहती है। दरअसल सुमित ने एक प्राइवेट इन्वेस्टर से अपनी कार फाइनेंस कराई थी, जिनके रूल थोड़े टेढ़े थे। लोन लेते वक्त सुमित को कहाँ पता था कि कोरोना जैसी कोई महामारी आएगी और सब कुछ तहस नहस कर देगी। सुमित की परेशानियों को देखते हुए सीमा ने
उसका फोन ऑफ कर दिया और उसे नींद की दवा देकर सुला दिया। माँ, तुम्हें नहीं लगता पापा को सोए ज्यादा समय हो गया है? दोपहर से शाम हो गई है। चलो एक कप चाय बना दो, तब तक मैं उन्हें उठाती हूँ। नीरू अपनी माँ से चाय बनाने का बोलकर सुमित के पास जाती है और उसे उठाती है। लेकिन सुमित, वो तो हमेशा के लिए सो चुका था। दरअसल ज्यादा स्ट्रेस की वजह से नींद में ही सुमित को दिल का दौरा पड़ा था और वह मर चुका था। सुमित की ऐसी हालत देखकर नीरू जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सीमा दौड़कर आती है। वह सुमित को उठाने की कोशिश करती है, मगर सुमित तो हमेशा हमेशा के लिए सो चुका था। इसके बाद सीमा दौड़कर पड़ोसी के घर जाती है, जो कि एक डॉक्टर थे। वह उन्हें सारी बात बताती है। डॉक्टर सीमा के साथ उसके घर आते हैं और सुमित का चेकअप करने के बाद बताते हैं, सुमित को नींद में ही हार्ट अटैक आया है, लेकिन नींद गोलियों की वजह से उसकी बॉडी ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वह नींद में ही चल बसा। सीमा की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। एक पल के लिए ये शहर उसके लिए पराया हो गया था। कुछ दिनों बाद नीरू अपनी माँ की हालत और शहर की हालात देखते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, क्यों ना हम गांव चलें, क्योंकि वहां तो हमारा अपना मकान है। यहाँ तो रोज रोज मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहा है। वहां के लोग भी शहर वालों जैसे मतलबी नहीं है। कुछ ना कुछ व्यवस्था तो हो जाएगी। सीमा को नीरू का सुझाव सही लगा और कुछ ही दिनों बाद वे दोनों अपने गांव चले गए। लेकिन यहाँ भी सब कुछ उतना आसान नहीं था, क्योंकि सिवाय मकान के उनके पास और कुछ नहीं था। दरअसल शहर जाने से पहले सुमित ने अपनी गांव की जमीन बेच दी थी, ताकि शहर जाकर अगर कोई जॉब ना मिले तो इन पैसों से कुछ बिजनेस शुरू कर सके। यहाँ आकर मकान का किराया और शहरी खर्चों से तो राहत मिल गई थी, मगर आगे के भविष्य के बारे में सोच सोच कर सीमा काफी परेशान रहने लगी थी। तभी एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत सीमा के पास कुछ कपड़े लेकर आती है और कहती है, सीमा बेटा, सुना है कि तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो, तो क्या मेरी बेटी के कपड़े सिल दोगी? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जरूर सिल दूंगी। वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत है, क्योंकि उनके जाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। देखो सीमा, यदि तुम चाहो तो मैं गांव की औरतों को तुम्हारी सिलाई के बारे में जानकारी दे देती हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें काम मिल जाएगा और तुम्हारी परेशानी कुछ हद तक कम हो जाएगी। सीमा को बूढ़ी औरत का सुझाव सही लगता है। वह गांव की औरतों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है। इसके बावजूद उसे उतनी आमदनी नहीं हो पा रही थी जिससे कि उनका जीवन अच्छे से चल पाए। इसका एक कारण ये भी था कि सीमा की सिलाई मशीन काफी पुरानी हो चुकी थी। वह उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी कि जितना उसे करना चाहिए था। इन्हीं सब चिंताओं में घिरी सीमा कुछ सोच ही रही थी। उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, तुम्हारी शादी का लहंगा कहाँ है? तुमने एक बार मुझे बताया था कि वह लहंगा तुमने ही बनाया था। हाँ बेटा, उसे मैंने ही बनाया था, तुम्हारे पापा के पसंद के अनुसार। लेकिन ये तो बताओ, तुम उस लहंगे का क्या करोगी? माँ, बस दो ना, पूछो मत कि मैं क्या करूंगी। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। सीमा वह लहंगा निकालकर नीरू को दे देती है। इसके कुछ ही दिनों बाद गांव में शहर से एक आदमी आता है, जिसका नाम कमल होता है। वह गांव वालों से सीमा का पता पूछता है और वहां पहुंचकर वह सीमा से कहता है, हेलो सीमा जी, आपसे मिलके खुशी हुई। मैं आपके लिए एक ऑफर लाया हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। सॉरी, मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गया। मैं राजस्थान से आया हूँ और मेरा नाम कमल है। मैंने सोशल मीडिया पर आपके बनाए हुए कुछ कलेक्शन देखे, उनमें से मुझे आपका बनाया हुआ लहंगा काफी पसंद आया।
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ लहंगे बनाएं जो कि अलग अलग कलर और डिजाइन के हों। पैसों की बिल्कुल चिंता ना करें आप। जितना कहेंगी मैं उतना देने को तैयार हूँ। और हाँ, मुझे पता है कि आप एक सिंगल मदर हैं और आपके लिए शहर जाकर खरीदारी करना संभव नहीं है। इसीलिए मैं अपने साथ लहंगे बनवाने के लिए कपड़े भी लेकर आया हूँ। आप बस इतना ध्यान रखिए कि ड्रेस 2 हफ्ते में रेडी हो जाए। सीमा को तो जैसे होश ही नहीं था। वह खुशी के मारे जैसे पागल हो गई थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कमल को धन्यवाद देते हुए सारे कपड़े समय पर देने का वादा कर उसे अगले हफ्ते आने को बोल दिया। अच्छा सीमा जी, तो मैं चलता हूँ। अब 2 हफ्ते बाद आपसे मुलाकात होगी। कमल के जाते ही सीमा नीरू को अपने पास बुलाती है और उसे सारी बात बताती है। जिसके बाद नीरू कहती है, मुझे ये सब बातें पहले से पता है माँ, क्योंकि ये सारे कपड़े मैंने और मेरे शहर वाले दोस्तों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। देखते ही देखते ये सभी पोस्ट इतने वायरल हो गए कि एक बुटीक वाले ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे ही पता लेकर वो यहाँ तक आ पहुंचा। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन साथ में इस बात की चिंता भी है कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि सिलाई मशीन तो ठीक से काम ही नहीं करती। पता नहीं मैं समय पर कमल जी का काम कर भी पाऊंगी या नहीं। सीमा और नीरू अभी बात ही कर रहे थे कि तभी कोई दरवाजा बजाता है। कौन है? बेटा बहुत ज्यादा भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को है तो दे दो। नीरू उस बूढ़ी औरत को साफ मना कर देती है, क्योंकि घर में केवल सीमा का खाना बचा था। तभी वह सीमा आ जाती है और नीरू से कहती है, नीरू बेटा, दरवाजे पर आया हर एक व्यक्ति भगवान स्वरूप होता है, उसे मना नहीं करते। जाओ जाकर मेरे हिस्से का भोजन ले आओ। बूढ़ी औरत सीमा के व्यवहार से बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा एक एहसान कर दो, मेरी ये सिलाई मशीन अपने पास रख लो। कभी फिर इस तरफ आना हुआ तो मैं तुमसे ले लूंगी, लेकिन अब अभी मैं इसको लेकर चल नहीं पाऊंगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी मशीन का इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर करो। वैसे भी पता नहीं मैं कब तक आऊंगी, या फिर ना आऊं तो क्या ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। बूढ़ी औरत इतना कहकर वहां से चली जाती है और सीमा लगन के साथ सैंपल बनाने में जुड़ जाती है। वह देखती है इस मशीन से बनाए लहंगे कुछ ज्यादा ही अच्छे और सुंदर बनकर तैयार हो रहे हैं। वह अपनी बेटी से कहती है, नीरू, मुझे लगता है इस मशीन में कोई खास बात है। इससे सिलाई करने पर सिलाई एकदम परफेक्ट हो रही है, साथ ही जल्दी भी। माँ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। इतने दिनों से तुम पुरानी मशीन पर काम कर रही थी, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा, हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वैसे बेटा, एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी, वह बूढ़ी औरत सच में भगवान का ही रूप थी। मैं हमेशा कहती थी ना, दरवाजे पर आया व्यक्ति भगवान होता है। हमारे यहाँ भी बूढ़ी माता के रूप में साक्षात माता रानी ही आई थी, तभी तो उनके पास हमारे कष्टों का निवारण था। सीमा उस मशीन की मदद से बहुत जल्द ही सारे सैंपल बनाकर रेडी कर लेती है और कमल के आने का वेट करने लगती है। 2 हफ्तों के बाद कमल आता है और सीमा के बने लहंगों को लेकर वापस शहर चला जाता है, जहां की सीमा के बने लहंगे काफी ऊंचे दामों में बहुत जल्द ही बिक जाते हैं। इधर सीमा कमल का बेसब्री से इंतजार करती है। लगभग 1 महीने के बाद कमल फिर से गांव पहुंचता है, लेकिन इस बार उसके पास सीमा के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर था। नमस्ते सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने खूबसूरत लहंगे बनाए। आपके बनाए हुए लहंगे हाथों हाथ बिक गए और काफी सारे लोगों की डिमांड भी है। इसीलिए मैं आपको अपने बुटीक में नौकरी का ऑफर देने आया हूँ, क्योंकि बार बार यहाँ आना पॉसिबल नहीं है और आपके जैसे हीरे को खोना नहीं चाहता।
बात तो आपकी ठीक है कमल जी, लेकिन यहाँ हमारा अपना घर होते हुए हम शहर में कैसे रहेंगे? सीमा की बात सुनकर कमल उसे अपनी कंपनी की तरफ से रहने के लिए फ्लैट ऑफर करता है और एक अच्छी सैलरी के साथ अगले हफ्ते ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसके बाद सीमा काफी खुश होती है क्योंकि वह अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के साथ साथ उसे बेहतर शिक्षा भी दिला पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखें, जीवन में हमेशा अच्छा करें और दूसरों की मदद करें।